हेलो साथियों, अभी जो आपके ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं सीटेट में, तो यहाँ जो देखेंगे कि बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन, यानी आपके पेपर में जो 30 नंबर का बाल विकास आता है, यह प्रश्न जो है ये कहाँ से आ रहे हैं। हर एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर को नहीं, हर एक टॉपिक को देखेंगे और देखेंगे कि आखिर जो है ये सीटेट जो है यह कहाँ से प्रश्न पूछता है। एक एक करके देखते हैं। पहला, समाजीकरण से हर एक सेट में, यानी हर एक डेट में, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, भर भर के प्राथमिक समाजीकरण या पूछा जा रहा है या द्वितीय समाजीकरण। तो आपका एग्जाम जिस डेट में है तो पहले समाजीकरण को जरूर देख के जाइएगा, ठीक ना। समाजीकरण में या आपको पूछेगा या तो प्राथमिक समाजीकरण या द्वितीय समाजीकरण। तो प्रश्न में जब रहेगा आपके ऑप्शन, तो परिवार को हमेशा क्या करना है, प्राथमिक में, और द्वितीय को हमारा विद्यालय को ध्यान में रख के बनाना है। द्वितीय कुछ भी हो सकता है, विद्यालय हो, मीडिया हो, या कुछ हो सकता है। हमेशा याद रखना है परिवार हमारा क्या होता है, प्राथमिक होता है। इस प्रकार आपका समाजीकरण से क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि आपका 1 नंबर फिक्स हो गया समाजीकरण से। दूसरा, आनुवांशिकता और वातावरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मान लीजिए दे देगा, भाषा के रूप में दे देगा, एक बच्चा जो है उसे क्या करना है, डॉक्टर बनना है। क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और उसके पिताजी भी डॉक्टर है। तो यह बच्चा जो मेहनत कर रहा है, तो क्या यह वातावरण का प्रभाव है या आनुवंशिकता का प्रभाव है? तो यह आपको कह सकते हैं कि दोनों का प्रभाव है, क्योंकि उसके पिताजी क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो हो सकता है उनके बच्चे में भी यह हमारा यह क्या होता है, डॉक्टर बनने की इच्छा होती है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अगला है बाल विकास के सिद्धांत। क्या है, बाल विकास के सिद्धांत से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या रहेंगे, इसमें एक तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। कहेंगे कि इनमें से कौन बाल विकास के सिद्धांत हैं या नहीं है। ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, हमारा ये रहता है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इस प्रकार कुछ सिद्धांत दिए रहेंगे और आपसे पूछना ये चाहेंगे कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है या नहीं है। तो अगर आप जानते होंगे कुछ सिद्धांत जिसमें आपको एकीकरण से सिद्धांत बराबर पूछे जा रहे हैं, ठीक। इतना हो गया आपका तीन इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका एनसीएफ 2005 से, एनसीएफ 2005 से भी 2 नंबर के क्वेश्चन। और एनसीएफ 2005 में हमेशा याद रखना है, बच्चे को करके सीखना एक टैग वर्ड है। क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कहता है एनसीएफ बच्चों को खुद से करके सीखना चाहिए। तो हमेशा क्या रखना है, करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। इतना हो गया। एनसीएफ से आपको भाषा से संबंधित रहते हैं, आसान शब्दों में आपको समझा के दिए रहेंगे। इसके बाद आपका एनईपी, यानी 2020 से आपका एनईपी से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से यह आपके बेसिक रहते हैं। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी से भी प्रश्न आपके 1 नंबर आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से कैसे प्रश्न आएंगे, जैसे दे देंगे एक बच्चा है जिसे बच्चे को पढ़ने से संबंधित हो रही है, पढ़ने से क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। पढ़ने से क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। दूसरा प्रश्न पूछता है एक बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम, तो डिसग्राफिया। तीसरा हो जाएगा हमारा गणित से, तो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से 3 प्रश्न बन सकते हैं, और यह बेसिक बनते हैं। क्या क्या, जैसा कि मैंने बताया, एक लिखने से होगा, एक पढ़ने से होगा, और एक गणित के कैलकुलेशन से होगा। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी 2 मिनट में खत्म, और 1 नंबर आपके सीटेट के झोली में, यानी आपके पास, ठीक। उसके बाद समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बच्चा क्या है, मतलब देख नहीं सकता है, एक बच्चा सुन नहीं सकता है, और एक सामान्य बच्चा है। तो क्या दोनों, ये जो सामान्य के अलावा एक बच्चा जो है जो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो क्या उसे कहेंगे कि तुम इस विद्यालय में नहीं सीख सकते हो, चले जाओ तुम दूसरे विद्यालय में? तो नहीं, ऐसे ऑप्शन आप टिक नहीं करेंगे जिसमें भेदभाव को दर्शाया जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है
क्या विद्यालय समान होना चाहिए। अगर बच्चे देख नहीं सकते हैं तो उसे अलग विधि से पढ़ाएंगे, जो बच्चे सुन नहीं सकता है उसे अलग पढ़ाएंगे, नॉर्मल है तो अलग पढ़ाएंगे। ठीक, यानी आप उसे भेदभाव नहीं करेंगे। यह हमारा समावेशी शिक्षा को दर्शाता है। अगला है सृजनात्मकता, यानी सृजनात्मकता से आपका भी एक प्रश्न जो है यह भाषा के रूप में रहता है, आप आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आगमन और निगमन विधि, ठीक ना, इसमें एक प्रश्न पूछा जा गया है और पूछा जाएगा आगे भी इसी तरह के। एक मैम है जो बच्चे को कुछ पढ़ा रही है, क्या कर रही है, मेरी बात को सुनिएगा। एक टीचर जो है ये कुछ पढ़ा रही है और सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देती है। क्या देती है, उदाहरण देती है, एग्जाम्पल देती है, और बाद में उसे क्या कहती है, उसे a+b यानी का होल स्क्वायर यानी वह नियम बताती है। सबसे पहले वो उदाहरण देती है और बाद में उसे नियम बताती है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह आपका आगमन विधि हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को बनाएंगे जब भी आपके पास रहेगा, ये इस चीज़ को बनाएंगे आगमन और निगमन विधि, तो ABCD करके आपका जो 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक ना, तो उसमें देखेंगे पहले क्या कहता है। अगर पहले उदाहरण आता है, क्या आता है, पहले उदाहरण आएगा तो हमारा आगमन विधि हो जाएगा। और जिसमें पहले नियम होगा, एक ट्रिक बताता हूँ, 9 से निगमन और 9 से नियम, यानी जो पहले आएगा, अगर नियम पहले आया तो निगमन हुआ, तो एक ये हो गया, तो उसके बाद जो बचा वो आगमन हो गया। समझ गए होंगे। उसके बाद अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है, यानी अगर आपके कोई समस्या आती है, मान लीजिए आपके पास भी समस्या आती होगी, अगर एक समस्या आया, अगर इसका सॉल्यूशन बहुत है, 1 2 3 जैसे कोई आपके पास समस्या आती है तो किसी के पास एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, घर भर आप क्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन ही नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये हमारा अपसारी बच्चा कहलाता। और अपसारी बच्चा जो होता है, अपसारी बच्चा ये हमारा सृजनात्मकता बच्चा होता है, यानी क्रिएटिविटी। तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से प्रश्न रहेंगे। अब प्रश्न कैसे रहेंगे, जैसे एक बच्चा क्या करता है, समस्या के समाधानों को अनेक प्रकार से सोचता है। क्या करता है, समस्या अगर आया तो अनेक प्रकार से सोचता है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। और एक बात यहाँ जो प्रश्न में पूछा जाता है, आपको पूछेगा आउट ऑफ द बॉक्स, क्या कहेगा, आउट ऑफ द बॉक्स, ये लिख लीजिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स किसे कहा जाता है, तो हमारा यह अपसारी चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी क्या, किसी उसके अलावा भी कुछ और सोचना, यानी कौन होता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। समझ गए, आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी बच्चे को कहलाता। इतना हो गया। उसके बाद आपका जेंडर से प्रश्न पूछे जा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता। अब जो है ये परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी तो तरीका आना चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइप्स, अगर आपका हिंदी में कुछ अलग नाम भी रहे तो आपको इंग्लिश टर्म पे जाना है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद है जेंडर अधिग्रहित व्यवहार, यह हमारा अधिग्रहित व्यवहार होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और 2 चीज़ यहाँ से प्रश्न तो भर भर के, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। कभी दे देंगे जेंडर, कभी दे देंगे सेक्स, यानी लिंग, यह क्या है। तो आपको क्या करना है, बस देखना है कि जेंडर की लिखा हुआ है तो सामाजिक संरचना उत्तर देना ऑप्शन में आपके रहेंगे। अगर सेक्स यानी लिंग की बात हो रही है तो जैविक उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन में मिलेगा और आपका उत्तर सही होगा। यह आपका बेहतरीन ट्रिक है। क्या है, जब भी प्रश्न में जेंडर रहे तो सामाजिक संरचना लगाना है, और जब सेक्स की बात यानी लिंग की बात करता हो तो हमारा यह जैविक हो जाएगा। इतना समझ गए, या अगर समझ गए तो 2 नंबर तो फिक्स कर लीजिए। ठीक, यहीं से प्रश्न आएंगे और यहीं से आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये जो है आपका यहाँ से जो प्रश्न, ये जो है
जैसा कि देख पा रहे होंगे, फाइन मोटर और ग्रोस मोटर। क्या है? फाइन मोटर और ग्रोस मोटर। फाइन मोटर जैसा कि सूक्ष्म कौशल और हमारा यह स्थूल कौशल से भी आपका 1 नंबर परीक्षाओं में आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ठीक, तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइन मोटर का मतलब होता है सूक्ष्म कौशल, जिसमें बारीकी हो, छोटी, जैसे आपका काजल लगाना, आपके हाथों का, उंगलियों का छोटा, ड्राइंग करना, राइटिंग, लिखना, इसी तरह के एग्जाम्पल भी आपके परीक्षाओं में रहेंगे। काजल लगाना यह फाइन मोटर है कि ग्रोस मोटर है? काजल लगाना बहुत बारीकी लगाते हैं, ड्राइंग, लिखना मतलब क्या, मांसपेशी का छोटा यूज हो रहा है। और वही ग्रोस मोटर, टहलना, रनिंग, दौड़ना, ये सभी आपके ग्रोस मोटर कहलाते हैं। तो फाइन मोटर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फाइन मोटर के अंतर्गत, और यही 3 जो है एग्जाम्पल भी आपके, और ग्रोस मोटर में यही 2 एग्जाम्पल आपके देखने को भी मिलेगा। यहाँ से 1 नंबर तो फिक्स है आपके परीक्षाओं में रहेंगे। ठीक, अब उसके बाद आता है बाल विकास का सबसे बेहतरीन टॉपिक। इसके बिना बाल विकास अधूरा है। जीन पियाजे। जीन पियाजे से प्रश्न आ रहे हैं। उसकी 4 जो अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे महोदय जी ने 4 अवस्थाएं, जैसे इंदिरा जनित गामक अवस्था जानते होंगे, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और मूर्त अमूर्त, ये सभी 4 को आपको पढ़ना है। 4 में क्या पढ़ना है? जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है, मूर्त में क्या क्या होता है, अमूर्त में क्या क्या होता है, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप जो नोट्स बनाए होंगे उससे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अवस्था को देख लीजिएगा। उसके बाद स्कीमा, समायोजन और समावेशन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद एक बात और बताता हूँ, इसमें छूट गया है, जिसमें आपको क्या है, जैसे एक बच्चा खुद से बातें कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अहम केंद्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम केंद्रित कहते हैं। तो जब भी बात हो किसकी? जीन पियाजे की, तो एक बच्चा जब खुद से बातें करता है तो हमारा यह अहम केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिज्म हमारा कहलाता है। तो अहम केंद्रित को आप जीन पियाजे से याद रखेंगे तो प्रश्न आपको बनने का ज़्यादा चांस रहता है। इसके बाद देखिए, वाइगोस्की से तो प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। क्यों गलती नहीं होगा? क्योंकि यही टैग वर्ड जो है, यही टैग वर्ड यहीं से आपके प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं। जब वाइगोस्की की बात हो तो सांस्कृतिक उपकरण, भाषा आपका उत्तर होगा। साथ ही एक बच्चा जब खुद से बातें करता है तो वाइगोस्की महोदय उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और जीन पियाजे क्या कहते थे? अहम केंद्रित। तो एक बच्चा जब खुद से बातें करता है तो यह वाइगोस्की के महोदय के अनुसार यह क्या है? तो हमारा यह प्राइवेट स्पीच, जिसे हम क्या कहते हैं? निजी वार्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आप दोनों लिख सकते हैं निजी वार्ता, लेकिन मैं कहूँगा क्या, आपको इंग्लिश टर्म को प्राइवेट स्पीच ही याद रखिए। और ये जो सांस्कृतिक उपकरण और भाषा देख पा रहे हैं उनका टैग वर्ड है। स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी से भी आपको वैसे तो कभी दे देगा कि इनमें से कौन वाइगोस्की महोदय का कथन है, मतलब ये सभी बातों का कहता है। तो स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, भाषा, सांस्कृतिक उपकरण और प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की महोदय कहते हैं। यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपका कोहलबर्ग। देखिए, कोहलबर्ग की जहाँ तक बात करता हूँ तो कोहलबर्ग से 3 नंबर का फिक्स हो गया है इस बार ऑनलाइन पेपर में। स्तर, ये जो हमारा 3 जो लेवल है, यानी जो है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल जो है, यह 3 आप देख लीजिएगा। कोई यूट्यूब वीडियो आप सर्च कीजिएगा कोहलबर्ग से, जहां आपको पढ़ना क्या है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक ना, और आप इसे कोहलबर्ग का एक 10 मिनट का कोई वीडियो आप एक देख लीजिएगा जो कि बेहतरीन होगा। उसकी जो, जैसे आप हर एक लेवल में 2-2 स्टेज है, हर एक लेवल में कितने हैं? 2-2 स्टेज है। तो कितने हो गए? 3 दूना 6 उसकी स्टेज हो गए, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा। तो नैतिक तर्कना क्या होता है? जैसे अगर आपके पास एक समस्या आती है
तो उसे आप क्या करते हैं, दुविधा में फंस गए। जब उस दुविधा को आप सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा यह क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग कहलाता है। और ये नैतिक दुविधा जो होता है ये मोरल डायलेमा होता है। इस प्रकार आपने जो बाल विकास के जो टॉप जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अभी आप इसे देख सकते हैं। तो अगर आप इसे टेलीग्राम ग्रुप में लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।